तो मैं अब आपसे बहुत बड़ी बात पूछने जा रहा हूँ। तीसरे टर्म के बाद चौथे टर्म में बीजेपी कंटिन्यू कर पाएगी सेंटर में? इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, और एक तो आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के बाद कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जिसको बीजेपी लेके आ सकती है एज पीएम? देखिए, जो सबसे सरकार की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा है वो आप ये बात कहते हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, पर हम जब उसके घर में बात करते हैं प्रियंका गांधी जी की, तो उनमें ना अक्सर हम इंदिरा गांधी को देखते हैं। राहुल जी नहीं बनेंगे और प्रियंका भी। अच्छा, लेकिन वहीं साथ साथ ये जो कुछ चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके, यूएस को लेके ये जो चीजें चल रही हैं, ये घटने के अलावा बढ़ेंगी। अच्छा, जो क्रिटिसिज्म एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता के अंदर शुरू हो गया है, अभी तक कभी नहीं था। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। 2026 में ये इंडिया और चाइना, क्या इनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, 26, 27, 28 कॉन्फ्लिक्ट तो तीनों में दिखता है। आने वाले टाइम में अगर भारत के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो क्या हम रशिया पर डिपेंड रह सकते हैं? सुशील जी, जो ये राहु और मरकरी की जो कॉम्बिनेशन बन रही है 2026 में, राहु मरकरी ही नहीं इसके लिए कारण बनेंगे। कौन से ऐसे करियर्स रह सकते हैं 2026 में जिसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं यूथ, और यूथ ऐसा क्या करे कि 2026 उनके लिए अच्छा रहे? मेरा सिंपल सजेशन रहेगा, क्योंकि यूथ टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहे। इसको खत्म करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि इन डिवोर्सेस को लेके आपने किसी का प्रिडिक्ट करोगे किस? और अब बोलूंगा तो भी सरप्राइजिंग रहेगा। 2025 एक ऐसा साल जो शायद ही कोई भूल सकता है। हाँ, एक ऐसा साल जिसमें हमने शायद ही कोई ऐसी चीज देखी होगी जो शायद हमने आज तक लाइफ में मिस की हो। चाहे हम नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में बात करें, चाहे हम बात करें उन मंदिरों की जिसको हम शक्तिपीठ कहते हैं, वो भी हमने बंद होते देखे। हमने स्टॉक मार्केट का क्रैश होना देखा। हमने ऐसी इंसिडेंसेस देखे जो शायद आपके दिल को भी दहला देते हैं। तो हर किसी के मन में एक ही बात आ रही है कि 2026 कैसा होगा, और इसको लेके सब एक्साइटेड भी हैं, क्रियोसिटी भी है, और सब में एक डर भी है कि जैसा 2025 गया है, क्या 2026 तो ऐसा नहीं होगा। तो इसी क्रम में इस चीज को जानने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिसको शायद ही नाम की पहचान की जरूरत हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशील जी की। सुशील जी की प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट रहती है। हमने उनके साथ काफी पॉडकास्ट किए हैं और उनकी हर एक प्रेडिक्शन में एक क्रेडिबिलिटी होती है। तो इसी क्रम में आज हम उनसे जानेंगे कि 2026 कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, बॉलीवुड, स्टॉक मार्केट। तो अंत तक बने रहना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इतना क्रेडिबल होगा जो शायद आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस ना कर दे। तो आइए शुरू करें। सर, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो सुशील जी, एक चीज बताइए, 2025 तो जैसा था वो हमने देखा, हमने इतने उतार चढ़ाव देखे, हमने पॉलिटिक्स भी देखी। तो पॉलिटिक्स के टर्म पे ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 2026 पीएम मोदी के लिए कैसा रहेगा? क्या वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखेंगे या अनएक्सपेक्टेड लोअर साइड भी देख सकते हैं अपनी? देखिए, मोदी जी पर तो इतनी भविष्यवाणियां मैं कर ही चुका हूँ। तो उसमें मंगल की दशा में प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं और भारत की भी मंगल की दशा चल रही है। ठीक है। और फरवरी के बाद से इसमें देश में राहु, मंगल में राहु रहेगा और बृहस्पति अभी 0 डिग्री पे चल रहा है, मिथुन से कर्क में आ गया, फिर मिथुन में, फिर सिंह में जाएगा, बृहस्पति फिर ऐसे घूमता रहेगा। और वो 0 डिग्री का कोई भी प्लेनेट लगातार अगर रहता है, ऐसा आप
मतलब ये गौर करने वाली बात है। ज्योतिषी भी, बहुत सारे ज्योतिषी ये नहीं जानते कि बृहस्पति स्टेशनरी भी हो सकता है। अच्छा। ये गंगा जब पृथ्वी पर आई थी तो उस समय शनि और बृहस्पति स्टेशनरी हो गए थे। तो इसमें भी बृहस्पति स्टेशनरी है, मतलब वो 0 डिग्री, आज देख रहे हैं 0, कल भी 0, 5 दिन पहले भी 0 था। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज ये हो गई। तो मोदी जी के लिए ये साल में क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि मतलब 27 तक उनको सत्ता, मतलब वो छोड़ देंगे या छोड़ना पड़े, जो भी हो सकता है, कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे। तो 2026 में उनको कुछ सेटबैक्स तो मिलेंगे, कुछ झटके तो मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजों में वो पॉपुलर भी होंगे। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी मोदी जी के हाथ में आएगी जो चाहते जाते। देखिए, उन्होंने राज किया, राज एक समय तो सबका आता है, कुछ लोग खुद छोड़ देते हैं, किसी परिस्थिति वश छोड़ना पड़ता है, उम्र के कारण, स्वास्थ्य के कारण, लेकिन इनका एक शायद ही इतना बड़ा लंबा राजयोग किसी का रहा हो। राजनीतिक राजयोग, राजयोग तो वैसे एक सामान्य सा शब्द है। तो उनके साथ में 2026 में उनको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, उनके लिए कुछ अंक या नंबर्स जुड़ेंगे, कुछ ऐसा अलग करेंगे। ठीक है। लेकिन वहीं साथ साथ ये जो कुछ चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके, यूएस को लेके ये जो चीजें चल रही हैं, ये घटने के अलावा बढ़ेंगी। अच्छा। दूसरा, जो क्रिटिसिज्म एक बीजेपी का एक कार्यकर्ता के अंदर शुरू हो गया है, अभी तक कभी नहीं था, जिसको आम भाषा में भक्त बोलते हैं, कि भक्त मतलब डिससेटिस्फाई हो गया, अनसेटिस्फाई हो गया। अच्छा। तो वो संख्या बढ़ेगी और वो पार्टी के सपोर्टर्स ही क्रिटिसिज्म ज्यादा करने लगेंगे। ये होगा। ठीक है। तो मतलब 2026, अगर आपने एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूं, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए संक्रमण का काल है, बिल्कुल संक्रमण का काल है। जैसे दिन संध्या, जैसे संध्या किसे कहते हैं, दिन खत्म होने वाला हो और रात शुरू होने वाला हो, या रात खत्म होने वाली हो, दिन शुरू होने वाला, वो भी संध्या ही होता है। लोग इस चीज को नहीं जानते। संध्याकाल 3 होता है। तो संध्या मतलब इवनिंग से ही नहीं है। इवनिंग मतलब दिन डूबने के बाद ही संध्या नहीं होती। संध्या सुबह का भी काल संध्या काल होता है, और कहते हैं तीनों प्रहर संध्या करते हैं। तो एक इनका संध्या काल है, मतलब ट्रांजिट फेज है। इसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, और कुछ धमाकेदार भी होगा। अच्छा। मतलब जो मतलब बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो सुशील जी, फिर 2026 में ओपोजिशन अलायंस के लिए कोई ऐसे ग्रह बन रहे हैं, कोई ऐसी चीजें बन पा रही हैं जो शायद उनको एक कमबैक दे सकती है सेंटर में, और वो बहुत पावरफुल तरह से सेंटर में आ सके? नहीं है। ऑपोजिशन में राहुल गांधी की ही इस तरह की कुंडली है कि वो स्ट्रांग तरीके से उन पर लोग जो भी बीजेपी से असंतुष्ट हैं, चाहे बीजेपी के ही लोग असंतुष्ट हों, तो ऑपोजिशन में राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता होंगे। राहुल गांधी पर तो मैं भविष्यवाणी कर ही चुका हूं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। हाँ, बहुत बड़ी बात, तो बिल्कुल मैं बता चुका हूँ कि वो नहीं बनेंगे। गलत होना तो मतलब एक्सेप्ट करूंगा, जो मैंने कैलकुलेशन किया है। इस पर बहुत सारी कहानियां भी मैंने बताई हैं कि उनके घर कुछ श्राप वगैरह भी है जिस कारण, लेकिन वो जो अपोजिशन का जो चेहरा राहुल गांधी है, और जो अपोजिशन के लोग या भाजपा या भारतीय जनता पार्टी सरकार या संघ के विरोध के लोग हैं, जो लोग इवन न्यूट्रल लोग जो हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा राहुल गांधी में उनका विश्वास बढ़ता जाएगा। पर अपोजिशन ऐसा 2026 में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो सुशील जी, बीजेपी का नुकसान होता रहेगा। मोदी जी का
ढलान पे रहेंगे, लेकिन साथ ही अपोजिशन में कुछ ऐसा दम नहीं। तो मैं अब आपसे बहुत बड़ी बात पूछने जा रहा हूँ। तो आपको लगता है कि तीसरे टर्म के बाद चौथे टर्म में बीजेपी कंटिन्यू कर पाएगी सेंटर में? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। ठीक है। और एक तो है कि जब किसी भी सरकार में प्रधानमंत्री बदला जाता है तो उसके बाद चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा। तो प्रधानमंत्री बदलने के बाद बहुत सारे इक्वेशंस भी बदलेंगे, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी की कुंडली इतनी खराब नहीं है कि हम इनकार कर सके कि चौथी बार नहीं आएंगे, अच्छा। है ना। रही बात अपोजिशन की, तो मैंने बता ही दी। हाँ, अपोजिशन में कोई अलायंस कुछ दिन के लिए 29 के बाद सत्ता में आ जाए, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी का अभी राजयोग बचा हुआ है। बचा हुआ है। ठीक है। तो सुशील जी, अब हमने बीजेपी की तो बात करी, आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के बाद कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जिसको बीजेपी लेके आ सकती है एज पीएम? देखिए, जो सबसे सरकार की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा है वो अमित शाह जी का है। तो मतलब बीजेपी लेके आएगी या नहीं आएगी, मतलब, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के तौर पे, मतलब, उनकी कुंडली उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। मोदी जी के तुरंत बाद, अब तुरंत बाद की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। हमेशा की नहीं। मोदी जी के तुरंत बाद योगी जी पीएम बन जाए, ऐसा भी मुझे नहीं दिखता। योगी जी बनेंगे आगे। ठीक। तो मोदी जी के बाद गडकरी जी हो गए, और ये और भी जो नए चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, लेकिन वो जो भी आएगा वो बड़ा एनर्जेटिक व्यक्ति होगा, उम्र चाहे जितनी हो। अच्छा। उम्र चाहे जितनी जितनी भी हो, वो एनर्जेटिक, स्वभाव से गर्म मिजाज का। अब इसमें फिर लोग योगी जी को सोचेंगे, बिल्कुल। तो हो सकता है कि इसी मंगल की दशा में योगी जी दिल्ली की तरफ कूच कर जाएं, लेकिन वो मैं उन्हें कहीं ना कहीं, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, 29 में हो सकता है कि, अभी एक बार कुंडली देख के मैं कंफर्म करूंगा कि उधर वो जाएंगे कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अ, 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 मोदी जी के बाद पॉजिटिव में गडकरी जी दिखते हैं, या ये जो नए चेहरे हैं कोई, इनमें से कोई आए, या आरएसएस किसी अपने आदमी को फिक्स कर दे। ठीक है। तो ये तो हमने बात की सुशील जी मोदी जी के बारे में और बीजेपी के बारे में मेनली हमने। अब बात करते हैं थोड़ी सी ओपोजिशन के बारे में। आप ये बात कहते हो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, पर हम जब उसके घर में बात करते हैं प्रियंका गांधी जी की, तो उनमें ना अक्सर हम इंदिरा गांधी को देखते हैं। आपने देखा होगा जिस जैसे उसका बोलने का सेंस है, जैसे उसकी पर्सनैलिटी है, बिल्कुल वो इंदिरा गांधी जी से मैच खाती है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी एक उभरता हुआ चेहरा कांग्रेस से हो सकती हैं? अच्छा, देखिए, मैं इस मामले में भविष्यवाणियां मेरी स्पष्ट रहती हैं। हाँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे, जब लोग सामने से कहते हैं, जैसे कहीं मिल गए एयरपोर्ट में, आप बड़ा अच्छा कहते हैं, क्लियर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, राहुल जी नहीं बनेंगे और प्रियंका भी नहीं बनेंगी। अच्छा। हाँ। तो बनेगा कौन? एक चैनल है, हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, वो मतलब पॉडकास्टर नहीं है। आप जानते हैं कि सोशल यूट्यूब में इस समय न्यूज चैनल की क्या बहुत बड़ी स्थिति है, मतलब, तो उसमें जो सबसे ज्यादा व्यू वाला चैनल है वो लखनऊ से रिलेटेड है। तो उसमें एक ज्योतिषी जी आते हैं हर संडे को, पता नहीं इस वक्त आ रहे हैं कि नहीं। तो उनका एक काम है, वो कहेंगे मोदी अब जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है। तो उन्होंने बातों बातों में, मैं इसको बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, कि बातों बातों में ये कह दिया कि प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अच्छा। अब ये देखिए, आम आदमी की तो छोड़िए, प्रियंका गांधी ने उस आदमी को बुलवा लिया, है ना। तो ये जो गलत सलत ज्योतिष में लोग करते हैं, तो इन
ये राजनेता भी इनको नहीं समझ पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब जो सबसे बुद्धि वाली, मेरा मानना है कि जो राज कर रहा है उसके पास सबसे ज्यादा दिमाग है, तो उनको भी लोग ये बना लेते हैं। तो लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि प्रियंका गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं। हालांकि ये बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा है कि वो बनेंगे। अच्छा, पर आप ये कहते हो नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है फिर ओपोजिशन को ऐसा कौन सा चेहरा लाना चाहिए जो आप कह सकते हो कि हाँ वो टक्कर दे सकता है और उसमें संभावना है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है? देखिए, ऑपोजिशन की बात मैं करूं अगर, तो वहां तो 75 साल की कोई एज लिमिट है नहीं। राहुल गांधी के बाद हुए अखिलेश यादव जी हुए, ममता जी हुई और केजरीवाल जी हुए। तो केजरीवाल जी की मैं अगर अलग से बात करूं तो केजरीवाल जी को सिर्फ अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। अच्छा। बड़ी बीमारी दिखती है उनको, बड़ी मतलब बहुत बड़ी बीमारी, और वो मतलब अपनी अपनी मतलब उनकी उम्र बची रहे इसकी मैं मतलब कामना करता हूं। तो कोई आगे प्राइम मिनिस्टर वगैरह का कोई चांस नहीं है। और ममता जी की मेरे पास कुंडली नहीं है। अखिलेश यादव में भी ऐसा फिलहाल कम से कम 5 साल या 7 साल तक ऐसा कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो एक और कोई आप खुद ही देख लीजिए, बीजेपी में किसी नेता का समझ में नहीं आया। मैं ये ज्योतिष की चाहे बाध्यता मानिए कि जब लोगों का कैंडिडेचर नहीं मालूम है, जो ज्योतिषी कोई ओझा नहीं है, उसको तो कुंडली मिलेगी तो वो बताएगा कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा आदमी। तो इस समय यही स्थिति है। अच्छा, ठीक है, तो सुशील जी एक चीज बताओ कि जब 2026 में जुपिटर और सन की पावर पीक पे होगी तो आपको लगता है उस टाइम पे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट ला सकती है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी को 2026 में कुछ यश मिलेगा, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं वो। क्योंकि उसमें ये है कि या तो शासक मंगल प्रभावित होगा, ठीक है, या शासक के गुण मंगल प्रभावित होंगे। चूंकि अभी तक चंद्रमा की दशा थी, तो वो वणिक माना जाता है चंद्रमा, मतलब बनिया समुदाय से, तो व्यवसायी समुदाय से। तो मोदी जी हुए और अमित शाह जी हुए तो इससे थे, उसी समुदाय से वो लोग राज किए। आप लोग अगर रिसर्च करेंगे तो इन लोगों का जो क्रुशियल पीरियड है वो भारत के चंद्रमा की दशा में ही इन लोगों ने नाम कमाया। लेकिन खासकर अमित शाह जी, उसमें उनका राहु भी बहुत अच्छा था, राहु की दशा में, दशम राहु। तो पर अब मंगल है, तो या तो मंगल प्रभावित कोई व्यक्ति आएगा, मंगल मतलब जातियों में क्षत्रिय हो गया, या जो लड़ने वाली जातियां हैं, जाट गुज्जर, या फिर पंजाबियों में कुछ इस तरह की लड़ने वाली कौमें होती, जैसे संजय दत्त जी हैं। दत्त ब्राह्मणों में एक ऐसा माना जाता है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का एक सम्मिलन जाति है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा मतलब मानते हैं लोग, और भुयाल ब्राह्मण ऐसे करके बोलते हैं। तो कोई इस तरह का आदमी आए, या जो वर्तमान शासक है वो ही मंगल की तरह जबरदस्त मतलब कुछ अपना शौर्य दिखाए, उसकी कीर्ति बढ़े, तो ऐसा संभव है, कुछ कर सकते। ठीक है सुशील जी। सुशील जी, 2026 में होने वाले स्टेट इलेक्शंस जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब में क्या आप ये कह सकते हो कि इस टाइम पे जो रीजनल पार्टीज है उनकी पावर बढ़ेगी और जो नेशनल पार्टीज है उनकी पावर घटेगी? नहीं, देखिए, रीजनल पार्टीज की तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से बताए जा सकते हैं। और अभी मैं ये कह सकता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। ठीक है, और एक चीज बताओ, अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर कोई सुनना चाहेगा और जो जानना चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे आने वाले टाइम में, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी दोबारा पावर में आएंगे और क्या योगी जी का उज्जवल भविष्य है आने वाले टाइम में और वो सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? देखिए, योगी जी की कुंडली की जहां तक बात है, मैं जब उनको हटाने की बातें होती थी, मतलब 2017 से लेके
आज 2025 इस समय चल रहा है, वो भी अक्टूबर का अंतिम दिन है। हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि उनको हटाया नहीं जा सकता, अच्छा। मतलब वो इमूवेबल हैं। अब वो क्यों मैं कह रहा हूं, कौन सी शक्तियां हैं, इसको मैं नहीं कहूंगा। कुंडली तो बोलती ही है वो बात, हम्म। कुंडली स्पष्ट रूप से, उनकी कुंडली, ओरिजिनल कुंडली मेरे ही पास है, मैंने 2 एक लोगों को दी थी, तो वो लोग नहीं, बाकी सब लोग 5 जून या 5 जुलाई। हम्म। तो योगी जी का मैंने अपने अकाउंट से उनका बर्थ डेट भी मैंने बताया था लोगों को हम्म। कि वो 29 होता है, हम्म। और सॉरी दिसंबर 29 आने वाला है, हम्म। तो वो है। तो अखिलेश जी का भी ऐसे अलग डेट ऑफ बर्थ है। तो वो अभी पूरी तरह से खेलेंगे हम्म। और भारत की सबसे बड़ी गद्दी पर हम्म। योगी जी जरूर बैठेंगे। अच्छा, ये पक्का है? तो सुशील जी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हो आप ये। हाँ, वो बैठेंगे। हम्म। लेकिन ये जो मोदी जी के तुरंत बाद वाला है, हम्म। इसमें मैं स्पष्ट नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता कि उनका नाम रहेगा। ठीक है। तो चलो, पीएम की गद्दी तक तो हमें पता है, तो 2026 में जो इलेक्शंस यूपी में होंगे उसमें भी वो दोबारा चीफ मिनिस्टर जीत के आएंगे? 27 में होंगे। 27 में? और देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भविष्यवाणी इतनी समय पहले की जाए, लेकिन अगर मैं ऐसे रैंडमली आप पूछ रहे हैं, तो सिर्फ रैंडम मेरा जवाब है कि हाँ, योगी जी के सितारे अच्छे हैं, और उनको जो भी चुनौतियां मिल रही हैं अंदर से बाहर से, वो मिलती रहेंगी, लगातार मिलेंगी, लेकिन उसमें कोई नुकसान उनका नहीं है। अच्छा। तो सुशील जी एक बात और बताए, अभी है ना, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि है ना 2026 में मार्स और सैटर्न का एक बहुत डेंजरस कंजंक्शन बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई ग्लोबल टेंशन से लेके आएगा, और इंडिया के लिए ये टाइम कैसा रहेगा? क्या इंडिया को टेंशन्स देखनी पड़ेगी? देखिए, मार्स और सैटर्न जरूरी नहीं है कि उनका कंजंक्शन हो, अगर होता है तो वो बुरा ही करे, बुरा ही करें? क्योंकि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। क्योंकि हर साल मार्स सैटर्न एक्स होते हैं। मंगल तो 12 राशियां पूरा करेगा ही करेगा, चलता रहता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ग्रहण भी हर साल लगते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि शनि का जो गोचर है और मंगल की दशा है, इस वजह से टेंशन रहेगी। अनवारंटेड कंडीशंस हैं, कुछ बुरा हो सकता है। और जैसे वोल्केनो, भूकंप, तो ये तो होते रहते हैं। लोग ज्योतिषियों की बातों को मतलब इस मामले में गंभीरता से नहीं लेते, साफ बताऊं मैं आपको। लेकिन यह राजनीति के लिए और प्रकृति के लिए, जो जैसे भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, और अन्य तरह से बाहर बाहरी फोर्सेस, सीमा पार या दूसरे देश से खतरे के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सेंसिटिव है मंगल शनि का कंजंक्शन। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में 2026 में ये इंडिया और चाइना, क्या इनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है? 2026 में कॉन्फ्लिक्ट, देखिए 26, 27, 28 कॉन्फ्लिक्ट तो तीनों में दिखता है। अच्छा। तो 2026 में चाइना, क्योंकि मैं चाइनीज तो हूं नहीं, मैं तो भारतीय हूं, तो चाइना का उभार दिखता है। चाहे उसकी वो कम्युनिस्ट पार्टी की मतलब इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो, तो चाइना कहीं कहीं अमेरिका को पीछे छोड़ता दिखता है। अच्छा। हाँ, और अमेरिका में स्थिति खराब होनी दिखती है, और चाइना का पाकिस्तान से रिलेटेड भारत से संबंध बिगड़ेगा। बेटर। ठीक है। क्योंकि सीमा पार से संबंध पूरा का पूरा 2026 में कुछ भी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कुछ मतलब तगड़ा होगा ऐसा दिखता है। अच्छा, अनरेस्ट रहेगा।
तो सुशील जी एक चीज बताओ, जैसा अभी हमने 2025 में देखा था कि हमारे ना रिलेशंस बहुत हद तक खराब हो गए थे पाकिस्तान से, एंड बेसिकली हम उनके साथ है ना वॉर में भी चले गए थे। वॉर नहीं कह सकते, हम उनको एक्सीलेशन कह रहे थे कि हम। तो अब ये बताओ कि वही चीज हम 2026 में भी देखने को मिलेगी सर? 2025 से 2026 हर मामले में खराब रहेगा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे देखे हैं तो वहां पर मतलब पूरी संभावना है कि वहां दोबारा इस तरह की घटनाएं घटेंगी और जरूर घटेंगी। तो सुशील जी इतने साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये भी साल खराब है, ये भी साल खराब है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो साल कौन सा अच्छा है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हाँ ये साल बहुत अच्छा जाएगा हम लोगों ये के लिए? नहीं कह मैं ये नहीं मानता। अच्छा। 2012 के बारे में कहा गया था हाँ। कि प्रलय होगी, कर ले। हाँ। लेकिन वो एक गलत इंटरप्रिटेशन था। वो एक पैराडाइम शिफ्ट की बात की गई थी, एक जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिमान बदलने, एक बड़ा बदलाव। तो जो साधु महात्मा या जो हीलिंग करते हैं या जो थर्ड वर्ल्ड से जुड़े लोग हैं, उन्होंने एक कंपन महसूस किया था अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सामान्य आदमी उसको नहीं पकड़ पाया था। तो 2012 से ही स्थितियां बन रही है खराब। तो लेकिन 13 के बारे में, 14 के बारे में, 15 ऐसा तो कोई कभी कि पूरा साल खराब जाएगा ऐसी भविष्यवाणी नहीं हुई है। 12 के बारे में हुई है। फिर 12 के बाद सीधे ये 2025 से लेके 2028-29 तक की एक श्रृंखला की भविष्यवाणी हुई है। तो मैं ये जनरलाइज नहीं कर सकता कि 2012 के बाद कभी ऐसा कहा गया हो कि ये साल बड़ा खराब रहेगा दुनिया के लिए। ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन 25 से 26, 27, 28, 29 ये तो खराब है ही है। तो अब ये बताओ कि हर कोई ये तो कहता है सुशील जी कि खराब है, पर कोई ये नहीं बताना चाहता कि उन खराब में हमें करना क्या है। तो आज हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि अपने आप को बचाए किस तरह से, क्या वो चीज हम कर सकते हैं? देखिए, हम लोग क्या है हाँ। कि इस समय मशीनों पर भी डिपेंड नहीं है। एक मशीन युग था, जैसे मान लीजिए फ्रांस की या पहले यूरोपियन जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो मशीन युग था, मशीन को सही किया जा सकता। हम अब डेटा पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। सब कुछ हमारा अदृश्य है। हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो भी अदृश्य है। सैटेलाइट से जो हमारे फोन या जो भी घटनाएं घट रही सब कुछ सैटेलाइट बेस्ड है, और जिसमें सिर्फ जो तरंगे हैं, जो तरंगे हैं वो तो देखे नहीं जा सकते। तो हम अदृश्य शक्तियों के मतलब हाथों में है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में अदृश्य शक्तियां, हो सकता है कुछ अदृश्य शक्तियों को परेशान करें। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो सैटेलाइट बंद होने की बातें थी, या कुछ इस तरह का पूरा अंधेरा हो जाना, इस तरह, तो अंधेरा हो जाने का मतलब सिस्टम का फेल हो जाना। तो हम जिस इसमें इंटरनेट या टेलीकॉम या यूं कह सकते हैं कि इंटरनेट बेस्ड जो सिस्टम है, इस पर थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि हर आदमी मारा जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये समय के हिसाब से वॉर्स होते हैं। तो इस समय इस हमारी जो इंटरनेट पर और जो इंटरनेट पर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर केतु है, अदृश्य इन पर अटैक्स की, और इनको बड़ी सिक्योर करने की जरूरत है। इवन इंडिविजुअल्स को भी अपने पासवर्ड वगैरह बहुत संभाल के रखने होंगे। ठीक है। तो सुशील जी एक चीज बताओ कि हमने 2025 में ये देखा कि हमें ना टैरिफ से बड़े लड़े। यूएसए ने हमारे ऊपर 50% तक का टैरिफ लगा दिया था, और जिसमें सबसे ज्यादा जो इशू हुआ वो हुआ क्लॉथ इंडस्ट्री को, डायमंड इंडस्ट्री को और आईटी इंडस्ट्री को। तो वो क्या लगता है कि वही चीज 2026 में भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी, और बाहर की जो एक्सटर्नल ताकतें हैं वो हमारे देश को कमजोर करना चाहेंगी? नहीं, बाहर की जो ताकतें हैं वो तो कमजोर करना चाहती ही हैं, लेकिन देश को नहीं कमजोर कर पाएंगी। कुछ इंडिविजुअल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, तो वो इंडिविजुअल्स कौन हो सकते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। देश को ऐसा नहीं नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि बाहरी ताकतें अपने देशों में ही उलझ जाएंगी। और एक चीज और, 2026 में आपने पूछा क्या स्पेसिफिक होगा, जैसे अभी आपने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में घटनाएं घटती देखी, फिर छोटे छोटे, तो ये एक
का हो जाएगा, यूरोप में सामान्य बात हो जाएगी 2026 में हम्म, कि पूरा का पूरा रिजिम बदलने की कोशिश करना, जनता का सड़कों पे आ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ते जाना। और सबसे अमेरिका में आपको मालूम होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति भारत से शायद थोड़ा सा ज्यादा है या बराबर है, ज्यादा है। ज्यादा है। और भूखमरी की स्थिति वहाँ, जो मतलब जो कहते हैं ना कि सड़कों पे लोगों को भीख दी जाती है, और बेघर लोगों की ज्यादा समस्याएं हैं। फिर 2026 में कैंसर का उभार बहुत ज्यादा हो, हम्म, मतलब ये 25 से शुरू हुआ है, 26 में बढ़ेगा और 30 तक ये पैंडेमिक हो जाएगा, कहाँ पे? सर्दी जुकाम की तरह हो जाएगा अमेरिका में? पूरी दुनिया, पूरी दुनिया? पूरी दुनिया में। लेकिन चूंकि अमेरिका में जो भी लोग आज ये बैंकरप्ट हो रहे हैं, वो कैंसर के इलाज में हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये पक्का है। और वो सबसे ज्यादा अमेरिका को असर करेगा। ठीक है। तो सर एक चीज और बताओ कि हमने ना 2025 में एक चीज और देखी कि हमारे ना संबंध रशिया से बड़े अच्छे रहे थे। इंडिया और रशिया की जो दोस्ती की कस्में हैं, वो शायद हर कोई खा रहा था देश में कि दोस्ती हो तो रशिया जैसी हो। ठीक है, और रशिया ने ये करके भी दिखाया। उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक करने को बोल दिया कि हम एयरक्राफ्ट में या जो भी आप कुछ चीज बनाओगे, मिसाइल सिस्टम में हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ जो डाले, आने वाले टाइम में हम रशिया के साथ अपने संबंध कैसे देख सकते हैं? देखिए, रशिया का भारत से जैसे संबंध था उसी तरह रहे। ये मतलब ये कहिए, आप इनबिल्ट कहिए। अच्छा। कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, 1-2 महीने के लिए कोई बातें गॉसिप हो सकती है, लेकिन संबंध में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। रशिया हमारे लिए रशिया ही रहेगा, रशिया भारत के लिए। ठीक है। तो एक चीज और बताओ फिर सुशील जी, कि आने वाले टाइम में अगर भारत के ऊपर कोई आक्रमण करता है या भारत कुछ ऐसे सिचुएशन को देखता है, तो क्या हम रशिया पर डिपेंड रह सकते हैं? नहीं, रशिया हमारी मदद करेगा, हम्म। पर अगर आक्रमण या जैसा भविष्यवाणी इत्यादि में बताया गया है, उस पर शोधों के अनुसार बताया गया है, तो हमको रशिया की पूरी मदद के बावजूद थोड़ी सी कमी महसूस होगी। यही हमारा निगेटिव। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से देश हैं सुशील जी जो भारत के लिए खड़े हो सकते हैं? किसी के खड़े होने का कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। जैसे यूरोप के कुछ देश खड़े हो जाएं और भी लोग खड़े हो जाएं, तो वो, जो कि भारत बहुत बड़ा देश है, बड़ा देश। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ हम उस समय थोड़े से असहाय महसूस कर सकते हैं। ऐसा एक समय भारत का आएगा, उसके बाद चीजें सुधरेंगी। ठीक है। फिर हम पटरी पे आ जाएंगे, लेकिन कोई एक टाइम इस तरह का 26 में आ सकता है, छोटा मोटा। तो इसी बीच में अब उसी एरिया की मैं जब बात करूं, तो आपने देखा होगा 2025 में इजराइल और हमास के बीच में ना बहुत जबरदस्त लड़ाई मची, और अमेरिका ने उनके बीच में इंटरफेयर करवाया कि आप नहीं लड़ोगे। बट हमें इतनी ज्यादा टेंशन्स देखने को मिली उस टाइम पे। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में इजराइल क्या उभर के आएगा और वो दोबारा अपनी जो कहते हैं कि अपनी जो पावर है एस्टेब्लिश कर पाएगा सेंट्रल एशिया में? इजराइल की कुंडली बड़ी स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रॉन्ग है। इजराइल वो अपना मेंटेन रखेगा, लेकिन उसके बगल में जितनी भी कंट्रियां हैं, सब मुस्लिम देश हैं, बिल्कुल। वो सब चाहे आपस में कटे बने या फिर दूसरे से लड़ाई करें, वो युद्धरत रहेंगी, मोशन में दिखती है, मतलब वो युद्ध की स्थिति में दिखती है। अच्छा। और उनका भी नुकसान दिखता है, लेकिन साथ साथ कोलेटरल डैमेज हमारा भी दिखता है। हमारा दिखता है। ठीक है। तो सुशील जी, ये तो हमने करी बात कॉन्फ्लिक्ट्स की। अब हम बात करते हैं सुशील जी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की, क्योंकि हमने देखा 2025 है ना स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा है। हमने उतार चढ़ाव देखे। तो आने वाले टाइम में आप क्या कह सकते हो कि 2026 में स्टॉक मार्केट अप जाएगा या लो रहेगा, और लोगों को क्या हिदायत देंगे कि वो पुराने सेफ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में अपना सेविंग्स करें या इसी में कंटिन्यू रखें? तो 2026 में अपार्ट फ्रॉम शेयर मार्केट, वैसे भी हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा डेंट लगेगा। अच्छा, ठीक है। तो उसके कारण ही शेयर मार्केट में ट्रबल रहेगा,
और जो सामान्य लोग हैं, हम्म। जो मतलब ग्रीड में, लालच में डालते हैं, हम्म। वो तो फंस जाएंगे। अच्छा, उनको बचना हो। उनको बचना हो। तो ये आपकी सख्त हिदायत है, तो बच के नहीं इससे। बिल्कुल हिदायत है कि जो उस तरह के लोग हैं, जो सामान्य खिलाड़ी हैं, वो उस खेल से दूर रहें, कुछ और करें। ज्यादा से ज्यादा बड़े अच्छे लोगों से सलाह लेके म्यूचुअल फंड्स से तक सीमित रह सकते। ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए आप कहना चाहोगे कि म्यूचुअल फंड में कर सकता है? म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं आराम से। गोल्ड से भी अभी दूर रहना। हम्म। मतलब सबसे सेफ तो प्रॉपर्टी है, अच्छा। उसके बाद म्यूचुअल फंड है, हम्म। उसके बाद कुछ भी नहीं है। मतलब अपने पैसे को संभाल के रखें, ठीक। पैसे हैं, गोल्ड है। तो सुशील जी, एक चीज और बताओ, अभी आपने गोल्ड और सिल्वर की बात करी, तो 2026 में गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट कितनी लाभकारी रह सकती है, या हमें इससे बचना पड़ेगा? नहीं, देखिए, सामान्य आदमी को बचना पड़ेगा। अच्छा। जो इनकी टैक्टिसेस जानते हैं, हम्म। वो अपना वो खेलते रहेंगे। हम्म। लेकिन गोल्ड रिलायबल नहीं रहेगा, ये ठीक। कभी भी धोखा देगा। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट से बचे। बिल्कुल बचे। ठीक है। सुशील जी, जो ये राहु और मरकरी की जो कॉम्बिनेशन बन रही है 2026 में, आपको लगता है कि जो एआई स्टॉक्स या इन चीजों में वो बबल को फोड़ देगा और सब कुछ डाउन मार देगा? और राहु मरकरी ही नहीं इसके लिए कारण बनेंगे। मेन चीज दशाएं होती हैं। अच्छा। तो मंगल में राहु की दशा रहेगी, तो वो भारत का जो बुध है वैसे ही खराब स्थिति में है। तो मंगल में राहु की दशा ही इस बबल के लिए पर्याप्त है। राहु मरकरी का जो ट्रांजिशन होगा, वो तो एक थोड़ा सा सिर्फ इग्नाइट करेगा। अच्छा। वो तो इग्नाइट करेगा चीजों को। गोचर का असर देश पर तो पड़ता ही है, पर वो इग्नाइट सिर्फ एक मतलब वो आग में घी डालेगा। अच्छा। वैसे बाकी हाँ, एक चीज और भी दिखती है कि लोग कहेंगे कि ये कॉमन बात है, होना ही था। ये जो आने वाला समय है, एक तो बेरोजगारी चल ही रही है, और रोजगार जाने का बड़ा समय है। अच्छा। मतलब नौकरियों से एक बहुत बुरी तरह से और लोग जाएंगे, और उसमें से बहुत ऐसे लोग रहेंगे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि एक नौकरी से जाएंगे तो ऐसी मैंने कुंडलियां देखी हैं, देख रहा हूं, तो वो मैं उन्हीं कुंडलियों के सेट ऑफ हॉरोस्कोप्स के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि वो मुझे ऐसा दिखते हैं कि आने वाले समय में फिर वो फ्रस्ट्रेशन का दौर होगा कि आदमी को दोबारा नहीं मिलेगी। तो फिर कलह, क्लेश, झगड़े और डिवोर्सेस, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी। तो आने वाला 2026 ये कौन सी राशि के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा और किन राशियों को बचना पड़ेगा? देखिए, राशि वाइज तो जनरलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। राशि वाइज किसी चीज को बताना तो मतलब बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। और जो कि 12 राशियों में, पर हालांकि मैं अपने YouTube चैनल में लोगों की डिमांड पे राशियों का रखता हूँ। अक्टूबर तो मैं नहीं रखा मैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राशि पे बताना अच्छी बात है। अच्छी नहीं। ठीक है। सुशील जी, एक चीज बताओ, जो वीनस की फेवरेबल पोजीशन बनेगी 2026 में, आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे बॉलीवुड उस प्रेस्टीज तक पहुंच पाएगा कि ऑस्कर वगैरह या इंटरनेशनल अवार्ड हमारी बॉलीवुड फिल्म्स को मिलेंगी? देखिए, ऑस्कर अवार्ड मिलना तो मतलब ये क्षणिक होता है। वीनस के वजह से और राहु की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में एक उछाल आएगा। एक जिस तरह से मतलब पूरा 25 खाली गया, दो एक फिल्मों को छोड़ दीजिए, तो 26 में कुछ महीने अच्छे रहेंगे, लेकिन पूरी साल नहीं अच्छा रहेगा। तो बॉलीवुड 2026 में कैसा काम करेगा? आपको क्या लगता है कि हम ग्रोथ देखेंगे या डाउन रहेगा उनके लिए? मतलब कुछ महीनों, 2-3 महीनों को छोड़ के डाउन रहेगा। तो आने वाला टाइम मतलब ये कह सकते हैं कि दो 4 फिल्में बहुत जबरदस्त करेंगी, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद ये डाउन ही रहेगा। तो एक चीज और आपने देखी होगी सुशील जी, डेब्यू कंट्रोवर्सी बड़ी चलती रहती है बॉलीवुड में, और नेपोटिज्म तो हम इतनी बात करते हैं कि हीरो का बच्चा ही हीरो परफॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाला टाइम 2026 का,
हम इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो अपलिफ्टमेंट है वो ज्यादा देखेंगे, ताकि जो नेपोटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनको साइड करके जिसमें रियल टैलेंट है वो बाहर निकल के आ सके। ये आपने सही सवाल पूछा। देखिए, नेपोटिज्म तो ज्योतिष का मैटर ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आदमी जिसकी प्लेनेट स्ट्रांग होंगे, वो किसी का भी बेटा हो, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। जैसे राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार थे, उनके लड़के कुमार गौरव को आने वाली पीढ़ी, ये पीढ़ी जानती भी नहीं होगी। शाहरुख खान इतने मतलब नो डाउट किंग खान है, रहेंगे भी। अब उन्होंने बिना कोई ज्यादा इधर उधर के अपने लड़के को डायरेक्शन में डाल दिया। डायरेक्शन कोई और करता होगा, मतलब वो फिल्म में काम करने से हटा दिए। और वैसे भी फिल्म में उनका कोई भी अच्छा नहीं था। और सुहाना खान और इनको कंपैरिजन में सुहाना खान की कुंडली बहुत अच्छी है। अच्छा। तो ओटीटी की बात आपने करी, तो हम इसको बता चुके हैं, कई बार बोले, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर भी बोलेंगे, ओटीटी लगातार बढ़ेगा, ये पक्का है, जबरदस्त बढ़ेगा। ठीक है। तो सुशील जी, हमने बॉलीवुड की बात करी, पर एक जो चीज मेरे को लग रहा है जो रह गई वो थी कि हम जब बात करें 2025 में, वो थी डिवोर्सेस की बात। आपने देखा होगा कि 2025 में बहुत ज्यादा कहते हैं कि मनहूस साल रहा, डिवोर्सेस इतने हुए, हमने सेलिब्रिटीज के देखे, ठीक है। और हमने ये देखा कि कोई कोई जो जिनको हम अपना कहते हैं ना रोल मॉडल मानते थे, विराट कोहली और ये अनुष्का जी का, तो किसी ने ये बोला था कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे तो इनके बीच में इशू हो सकता है। आपने एक रील में बात करी थी कि सोनाक्षी सिन्हा का भी डिवोर्स हो सकता है। तो आप 2026 में क्या कहोगे कि आने वाला समय इन डिवोर्सेस को लेके आपने किसी का प्रिडिक्ट करोगे? नहीं, किसी नए का तो मैं प्रिडिक्ट नहीं करूंगा। हाँ। एक मैं रिपीट करना चाहता हूँ, वो दो जरूरी नहीं कि 2026 में हो। ठीक है। और वो बड़ा मतलब लोगों के लिए सरप्राइजिंग रहा है, और अब बोलूंगा तो भी सरप्राइजिंग रहेगा। कटरीना और विकी कौशल का। अच्छा। तो ये रिश्ता बड़ा लंबा नहीं चल पाएगा। अच्छा। नंबर 2, सोनाक्षी, आमिर खान अच्छा, दोबारा शादी करते हैं तो उनकी शादी दोबारा भी टूटेगी। देख लो, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। बता रहे हैं, वही तो बता रहा हूं मैं। जैसे संजय दत्त जी का था तो मल्टीपल मैरिजेस की कुंडली थी, कई शादियां होना, 3 शादी हुई। इनके मल्टीपल डिवोर्सेस की कुंडली है। ठीक है। मतलब अगर ये शादी करते हैं तो अपने लाइफ में ही उससे भी अलग हो जाएंगे। अपने जन्म सलमान रुश्दी थे, उनकी मैंने कुंडली देखी थी, तो उन पर मैंने भविष्यवाणी बहुत पहले की थी। तब ब्लॉग स्पॉट चलता था, तब तो ऑर्कुट को वगैरह शुरू हुआ था। तो उनकी मल्टीपल मैरिजेस के कुछ योग होते हैं, कई शादियां होना। तो जो आमिर खान है उनका मल्टीपल डिवोर्सेस की कुंडली है। ठीक है। तो सुशील जी, इसको खत्म करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे करियर्स रह सकते हैं 2026 में जिसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं यूथ, और यूथ ऐसा क्या करे कि 2026 उनके लिए अच्छा रहे? मेरा सिंपल सजेशन रहेगा, क्योंकि यूथ टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहे। मंगल टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है एआई। ठीक है। तो जो बच्चा या जो लड़का एआई से जुड़ जाएगा, उसी का भविष्य बचेगा। ठीक है। और अगर कोई ये सोचे कि हम एआई को सरपास कर जाएंगे, अब एआई से हट जाएंगे, एआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो वो तो गलत सोच रहा है। पहली बात, इंडस्ट्रीज की बात है, तो वो किसी इंडस्ट्री को एआई खराब नहीं करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, लेकिन वहां रह रहे लोगों की नौकरियां तो जाएंगी ना। बिल्कुल। लेकिन नौकरियां वही एआई देगा भी। अभी अगर मैं आज की बात करूं, तो एआई के एक काम करने के लिए, जैसे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग की बात हुई या कंटेंट लिखने की बात हुई, तो आप खुद ही 50 ऐप आपको कंफ्यूज करेंगे। तो उसी में कोई इस ऐप में जाएगा, कोई उस ऐप में, तो एआई ही नौकरी भी देगी आने वाले समय। अच्छा,
ठीक है। और एक चीज और जो आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं वो है कंटेंट क्रिएशन। इतने लोग कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है, जो लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रह सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कि अपनी ब्रांड स्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए लोगों को। मुझे लगता है कि अगर लोगों को अपने बच्चों में हम्म। या बच्चों को खुद में हम्म। कोई भी मतलब जो सोसाइटी से अलग भी कुछ भी टैलेंट दिखता हो तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और वो एआई हो गया, एआई के थ्रू भी काम। मेरा कहने का मतलब दो चीज, जो टैलेंट है, जैसे सचिन तेंदुलकर अगर हाई स्कूल पास हो गए होते, वो फेल होते गए और उनका क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट ना होता और उनके परिवार वाले रोक दिए हो तो कहाँ होते। लेकिन ये तो सब लिखा बजा, उनका सब कुछ लिखा हुआ था। जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, जैसे मेरा अपना ही था कि मुझे सिनेमा में के प्लेटफॉर्म में मेरे एडमिशन हुए थे। मैं इसको कभी कहा नहीं तो, लेकिन और इसके बाद मैं जर्नलिज्म में आया था सिविल के इंटरव्यू के बाद, वो भी ज्योतिष का जर्नलिज्म कर रहा था। तो वो सब चीजें मेरे परमानेंट मेरे योग में नहीं थी, इसलिए नहीं हुई। ठीक है। और मैं इसका श्रेय अपने गुरु श्री के.एन. राव सर को देता हूँ कि उन्होंने ये चीजें बताई, लोगों में डाली। मैं तो जैसे गुप्त नाड़ी जिसको मैं बोलता हूँ, मैं उससे एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप शादियां, डिवोर्सेस और बच्चा किस फील्ड में जाए, ये चुटकी भर में बताया जा सकता है। ठीक है। और ये इसका लोग प्रयोग करें, खुद भी सीखें। हम तो उसका कोर्स भी रखते हैं, खुद भी लोग सीख से बहुत मिनिमल प्राइस पे उसका हक रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आने वाले समय में कंटेंट क्रिएशन भी जबरदस्त रहेगा। और एआई, ये एआई से जुड़े रहिए, एआई पढ़िए, कोर्सेज लीजिए। मतलब इवन जो घर की महिलाएं हैं, जैसे अभी तक ज्योतिष का बड़ा क्रेज था, तो ज्योतिष का क्रेज तो बना रहेगा, उसमें थोड़ा सा एआई जुड़ जाएगा और एआई का भी अपना क्रेज बना रहेगा। ठीक है। तो आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आप यूथ को और जो भी मेरी ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे 2026 के लिए? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि पुनः माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ लक्ष्मी, मतलब श्री यंत्र और कमला देवी को साउथ ईस्ट में रखकर उनकी आराधना करें, लक्ष्मी आएंगी। उत्तर दिशा में कुबेर को रखें। और अगर वो किसी चीज का गोल है, उन्होंने लक्ष्य पैसा बनाने का रखा, तो उसको मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन का तरीका है, जो वो चाहते हैं वही बन के जिए, ना कि एक्टिंग करें। देखिए, मैनिफेस्टेशन सिखाना बहुत कठिन है। जिस तरह सांख्य के दर्शन को या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना कठिन है, लेकिन वो जो समझ जाता है, बहुत लोग अमीर हुए बिना ये जाने हुए कि मैनिफेस्टेशन करते भी थे, पर वो कर रहे होते हैं। तो मेरा यही रहेगा, लोगों को संदेश रहेगा, खासकर यूथ को रहेगा, कि आप अगर सिविल में सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप मतलब सोइए उठिए तो एज ए सिविल सर्वेंट रहिए। मतलब मन से, अंदर से, आपके ड्रेस में नहीं आना चाहिए, तब तो आप कार्टून बन जाएंगे, सामने वाला कार्टून बन जाए। लोग क्या करते हैं कि वो आचरण में जाते, आचरण में नहीं जाना है, अपने सबकॉन्शियस में इसको डाल देना है और महसूस ये करना है कि मैं अब दौरे पे जा रहा हूँ, मेरा यहाँ ड्यूटी लगी है, मैं इस पद पे हूँ, ट्रांसफर हो रहा है मेरा, मैं बड़ी जगह, दूसरे प्रमोशन हो रहा है। ये मैनिफेस्टेशन है, इसको करना होगा। ठीक है। तो आपने देखा कि आज सुशील जी ने बहुत ही अच्छे से ये बताया कि कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा और इनकी प्रिडिक्शंस मोस्टली सही होती हैं। और इन्होंने बताया कि आप अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हो, वो भी मैनिफेस्टेशन से। तो आज से शुरू कर दीजिए मैनिफेस्टेशन, कि जो आप लाइफ में बनना चाहते हैं बस उसके बारे में सोचना शुरू कर दो कि हाँ, आई एम लिविंग दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन माई लाइफ। और आप देखना, आपकी जैसी सोच बदलेगी, आप अपने आप बदलते चले जाओगे। तो 2026 के लिए मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप खूब आगे बढ़िए, खूब अच्छा करिए। और अगर आपको लगता है कि आप में कुछ ऐसा यूनिकनेस है जो आप दुनिया को बताना चाहते हो, तो द मुकुल डागर शो हमेशा आपके लिए है। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आज का
एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना फैमिली और फ्रेंड्स के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेटिंग और कुछ हटके एपिसोड्स हम लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।